सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट उद्बोधन में हमें संबोधित किया और उन्होंने 2022-23 का चौथा बजट सदन में रखा। बड़ा मनमोहक, बहुत आकर्षक और सुनने और देखने में ऐसा लग रहा था कि इन अपार घोषणाओं के साथ, जैसा कि आपका स्वभाव है, पूर्व में भी इसी भांति बजट में आपने बेहतरीन घोषणाएं की थी। लेकिन इससे पूर्व के मैं बजट की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि महामहिम जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उन्होंने इस बजट सत्र का शुभारंभ किया और उनके उद्बोधन के बाद हमारे प्रतिपक्ष के विधायकगण वो बैल में आए और उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि रीट के मामले में जो भी दोषी हो उनको सजा मिले और सीबीआई के द्वारा इस तमाम नकल के घोटाले की जांच हो। परंतु सरकार ने बहाने बनाए और कहा कि ये नकल तो पहले भी होती रही, कहा कि सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया। मेरा मानना है कि जिस तरीके से 20.5 लाख परीक्षार्थियों ने रीट की परीक्षा दी थी और उनके 1 करोड़ परिजन इस रीट के परीक्षा से प्रभावित थे, वो जो न्याय चाहते थे, सरकार उनको न्याय नहीं दे पाई है। सदन प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हमारी आज भी यही मांग है कि रीट के वो लोग जो इसके प्लानर थे, सूत्रधार थे, उनको जेल के सीखे में पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट को सुना, बड़ा खूबसूरत बजट, एक फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और रंग बिरंगी फुटबॉल बड़ी आकर्षक, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, मनमोहक फुटबॉल नजर आती, और उसमें यदि कांटा या कील घुस जाए तो उसकी हवा निकल जाती है। माननीय सभापति महोदय, जब अर्थवेत्ताओं ने, अर्थविज्ञानियों ने, अर्थशास्त्रियों ने इस बजट को देखा तो बड़े मनमोहक और बड़ा सुंदर बजट दिखने लगा, लेकिन जब उन्होंने इसका ऑपरेशन किया तो उस खाली फुटबॉल की तरह ये बजट बिल्कुल पिचका हुआ बजट नजर आने लगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सरकार की अपनी आदत है, वैसे ही इस बजट में भी खूब सारी घोषणाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और आज समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से आपने इस बजट में अपनी आय से ज्यादा खर्चा दिखाया, बिना वित्तीय संसाधनों के, बिना वित्तीय उपलब्धता के आपके इस बजट की अनुपालना, सवाल ही नहीं उठता, संभव ही नहीं है कि आप बजट की अनुपालना कर पाओगे। अभी 5,37,000 करोड़ राजस्थान वासियों के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर कर्जा है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम एक राजस्थानी का हिसाब लगाएं तो 75,000 रुपए एक राजस्थानी के ऊपर कर्जा है, और न जाने ये सरकार विदा होते होते राजस्थान की जनता को कितने और कर्जों में डुबा कर जाएगी। जिस तरीके से चुनावी वादों को लेकर 3 बजट घोषणाओं में आपने जनता को ठगा, आपने बेरोजगार नवयुवकों, संविदा कर्मियों, आपने किसानों, मजदूरों को सिर्फ आकर्षक वादों से और घोषणाओं से छला, आपने सरकारी भर्तियों को लेकर राजस्थान के युवाओं को लगातार गुमराह किया। सरकारी भर्तियां निकालकर उन्हें विवादों में उलझाकर आपने वो भर्तियां डंप करा दी और उनको ठेंगा दिखा दिया। आज 27% बेरोजगार राजस्थान के बेरोजगार हैं। राजस्थान आज देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार रहते हैं। 20.67 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार, हमारे राज्य में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है, और 65 लाख
कुल टोटल बेरोजगार के साथ राजस्थान अव्वल नंबर में बेरोजगारी के रूप में आपने लाकर खड़ा कर दिया। पिछले एक वर्ष में आपने युवाओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर 3 परीक्षाओं के अंदर 200 करोड़ रुपए राजस्व एकत्र कर लिया और परीक्षाओं को अटका दिया और उन्हें ठेंगा दिखा दिया। संविदा कर्मियों का भी आप किस तरीके से शोषण किया। आपको इनके साथ चुनावी घोषणा पत्र में आपका वादा था कि इनको स्थायी कर देंगे। इन्होंने 3 लाख आंगनबाड़ी, NRHM, NULM, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बेश सहायक, पंचायत सहायक को सरकार ने कमेटी बनाकर उनको अभी तक उलझा रखा है। इसी प्रकार आपने 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जा माफी की बात कही जो आज तक नहीं हो पाई। कृषि बजट भी वैसा ही निकला जैसे पिच की हुई फुटबॉल। बेरोजगारी भत्ता आपने जटिल प्रक्रियाओं में 6 लाख युवा बेरोजगारों को आपने बड़े चयनित तो कर लिया, लेकिन उसमें से भी अभी तक आप 4 लाख युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हो और वो भी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। महंगाई के लिए आप केंद्र सरकार को कोसते हो। सबसे ज्यादा वेट पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में है। यदि हम पास के प्रदेशों में जाएं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत है। और यही कारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आप वेट हटा दो तो महंगाई वैसे कम हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा को लेकर आपके वादे, 122 कॉलेज आपने पहले खोल दिए, 36 कॉलेजों की घोषणा इस बजट में कर दी और 4 वो कॉलेज जिनको आपने विधायकों के नाम पर खोलने का खोलकर आपने वाहवाही लूटी थी, उसमें एक भी कॉलेजों में अभी मैं समझता हूं खुद आपके शिक्षा मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उन कॉलेजों के लिए भू आवंटन भी नहीं हुआ। 80% कॉलेजों के लिए मूलभूत सुविधा, शिक्षक और स्टाफ तो बहुत दूर की बात है। ये शिक्षा का स्तर है, ना वहाँ शिक्षक है, ना स्टाफ, ना वहाँ पर हॉस्टल्स में कॉलेजेस चल रहे हैं माननीय सभापति महोदय, और प्राइवेट कमरे मकान लेकर वहाँ कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र के द्वारा प्रदत्त, इसमें आपके 23 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, उसमें से आधे भी खर्च नहीं कर पाए। 11 जिलों में ऐसी स्थिति है कि बच्चों के आप नामांकन नहीं करा पाए। आपने 180 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक आवासीय भवनों के लिए दिए। 500 मदरसों के लिए आपने ई स्मार्ट क्लासेस खोल दी। बेचारे उन संस्कृत के बच्चों का भी ध्यान रख लेते जिनके सिर पर छत नहीं है, जहां बैठकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा विभाग के स्कूल जर्जर अवस्था में पड़े हुए, वहां पर पानी चूता रहता है, बिना छत के, बिना शौचालयों के, बिना लैट्रिन बाथरूम के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। कई महाविद्यालयों में स्टाफ नहीं है माननीय सभापति महोदय। कोटा शहर की मैं बात करूं तो पिछली बार की बजट घोषणा में 5 करोड़ रुपए द्वारा सड़क बनाने की घोषणा की थी, अभी एक धेले का काम नहीं हुआ। ये शकुंतला जी, माननीय शकुंतला जी बैठी हैं, माननीय रामलाल जी बैठे हुए हैं, टीकाराम जी कह रहे थे इनको विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैं कह रहा हूं कोटा शहर में आकर इतनी बड़ी रोड खराब होने से दुर्घटना हुई कि 9 लोग उस रोड के जरिए चंबल नदी में डूबकर मर गए। वाल्मीकि समाज के ये हाल जो टूटी रोडों का कोटा शहर में, और कहते बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन वहां स्वायत्त शासन मंत्री जी नहीं है, उनके मुंह से स्वीकार करवाता। एक काम हुआ हो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो आपने सैंक्शन की थी, कोई काम नहीं हुआ। कोटा डैम, कोटा बैराज, कोटा जवाहर सागर डैम, इनके लिए गांधी सागर डैम, माननीय सभापति महोदय, वहां के विभाग ने लिखकर भेज दिया कि कभी भी भर भरा कर टूट सकते हैं। इनके बांध में दीवारों में दरार आ चुकी है। कोटा बाढ़ के सैलाब में कभी भी डूब सकता है, परंतु एक पैसा उन बांधों की रख रखाव के लिए, उनको सही करने के लिए नहीं दिया। बहुत हो गए। 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी विंग खड़ी हुई है, जहां परम विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं लग पाए, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ नहीं लग पाया, वो धूल खा रहा है सुपर स्पेशलिटी जो कोटा का। मेरा मानना है कि इसमें जिस तरीके से आपने वादा किया था कि हम पूरे राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करा देंगे, कोटा शहर में चंबल के किनारे भी लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। 40-40%
जीर्ण शीर्ण हो गई पाइपलाइनों का अभी तक बदलाव नहीं किया गया, उनके लिए कुछ बजट मेरा मानना था कि देना चाहिए था सरकार को। किसानों के कर्जे आप माफ नहीं कर पाए। कृषि बजट जो किसानों के साथ मजाक किया है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है नहरी तंत्र, उस नहरी तंत्र के लिए सरकार ने, मैं समझता हूं, कोई ऐसी अपने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। जितना पैसा आपने कोटा के सौंदर्यीकरण में खर्च किया, मेरा मानना है कि उसका थोड़ा सा अंश यदि मथुराधीश जी के जीर्णोद्धार में लगा देते, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है माननीय सभापति महोदय, और जिसमें गुजरात और आसपास के बहुत सारे धार्मिक पर्यटन आना चाहते हैं, लेकिन वह परिक्रमा का मार्ग नहीं है इस कारण, और वो अगर हो जाए तो कोटा धार्मिक पर्यटन नगरी बन जाए, लोगों को व्यवसाय मिल जाए, लेकिन उसकी और कोई ध्यान नहीं है। आपने बहुत सारी अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना बना दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना वो केंद्र सरकार की योजना थी, जिसको आप लोग बड़े अदा से झूठ बोलकर कह देते हो कि चिरंजीवी योजना के द्वारा उसमें भी मात्र 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा पाए हो, बाकी 6 करोड़ लोगों का इलाज नहीं हो सकता। और जो लोग जाते हैं माननीय सभापति महोदय, बस बैठ रहा हूं, गायत्री देवी त्रिवेदी, वो लोग चिरंजीवी योजना लेके जाते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो पाता। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।